तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पर च्योन ने तीनों मास्टर्स का हाथ काट के मुरीम एलायंस में भेज दिया होता है। और यह बॉक्स जैसे ही मुरीम एलायंस में पहुंचता है और दोनों मास्टर जैसे ही उस बॉक्स के ऊपर से ढक्कन को हटाते हैं तो उसके अंदर तीनों के हाथ कटे हुए रखे थे। इसे देखकर मुरीम एलायंस का लीडर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो अब आगे जैसे ही सभी लोग उन हाथों को देखते हैं तो वह सभी इन्हें देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं, क्या यह सचमुच? इतने में हमें मुरीम एलायंस के लीडर को दिखाया जाता है जो कि शांति से उसी बॉक्स को देखे जा रहा होता है। तुरंत ही अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और तुरंत ही अपनी पावर से यॉन ब्यूसो के हाथ को अपनी तरफ खींच लेता है और साथ ही उस हाथ को देखते हुए काफी गुस्से में अपने में कहने लगता है, वह डीमन कल्ट का लीडर, क्या सचमुच उसकी इतनी हिम्मत? क्या उसे सचमुच इसके बारे में लगता है कि मैं अपने अलायंस को बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा? अरे एलायंस का लीडर जो कि उस हाथ की तरफ देख रहा होता है, तभी उसका ध्यान किसी चीज के ऊपर जाता है। दिखाया जाता है यॉन ब्यूसो के हाथ में एक पर्चा था, जिसे देखकर कहने लगता है, आखिर यह क्या चीज है? आखिर उसने इसमें क्या किया है? चाहे मैं इसके अंदर कितनी भी ज्यादा अपने ताकत का यूज क्यों ना कर लूं, लेकिन फिर भी मैं इसकी मुट्ठी को नहीं खोल पाऊंगा। को जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं खोला जा सकता। और तुरंत ही अपने हाथ में किसी एनर्जी का यूज उस हाथ के ऊपर करने लगता है। एनर्जी के लगते ही दिखाया जाता है उस हाथ की मुट्ठी जो कि अभी तक काफी ज्यादा टाइट थी, धीरे धीरे करके खुलने लगती है। ड्रीम एलायंस का लीडर उस पर्चे को लेते हुए अपना कहने लगता है, आखिर उसने इसके अंदर ऐसा क्या लिखा है जो कि इसे खोल पाना इतना ज्यादा मुश्किल था? ड्रीम एलायंस का लीडर जैसे ही उस पर्चे को पढ़ता है तो वह काफी सरप्राइज हो जाता है। दोनों मास्टर जो कि साइड में खड़े हुए थे उनमें से कहने लगता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है कि इस पर्चे के अंदर क्या लिखा होगा? तो दूसरा इस पर कहने लगता है, मुझे लगता है कि इसके अंदर जरूर हमारे लिए चेतावनी होगी। नेशनल रिलीजन को बदलने के बीच में रुकावट करने के लिए प्रेजेंट डीमन कल्ट का लीडर वह पुराने डीमन कल्ट के लीडर से बहुत ज्यादा बेहतर है। समय की सिचुएशन और मुरीम एलायंस के रूप में हमारी छवि दोनों ही बुरी तरह से खराब होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही अपने में कहने लगता है, च्योन वह कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे कि इतनी आसानी से झुकाया जा सके। के द्वारा नेतृत्व किया गया डीमन कल्ट यह सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतने में मुरीम एलायंस का लीडर सभी से कहने लगता है, मेरे पास यहाँ पर एक नया तरीका है। जैसे ही सभी लोग इस बात को सुनते हैं वह काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। एलायंस लीडर काफी गुस्से में कहने लगता है, मैं डीमन कल्ट और अपने मुरीम एलायंस दोनों के बीच में जो एलायंस है उसे तोड़ने की रिक्वेस्ट करूंगा। ऐसे ही सभी लोग इस बात को सुनते हैं, उनमें से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तुरंत ही शाओलिन टेम्पल से मॉन्क कहने लगता है, आखिर आप यह किस तरह की बातें कर रहे हो? चियांगुन भी जैसे इस बात को सुनता तो कहने लगता है, ए मेरे प्रीमियर लॉर्ड, फिर ये आपने क्या कह दिया? अच्छा रहेगा कि आप अपनी बातों को जल्दी से वापस ले लो। दूसरी तरफ से एलायंस लीडर वह एक शख्स की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे पूछने लगता है, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्यों इसे देखते हुए अपने में कह रहा होता है, नाम गंग फैमिली का पैट्रियार्च, इस रिक्वेस्ट को खारिज करने के लिए तुम्हें इसमें सहमत होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नाम गंग फैमिली का पैट्रियार्च वह सचमुच काफी ज्यादा रेडिकुलस है। वह बहुत ज्यादा कट्टरपंथी का व्यक्ति है। वह तब भी डीमन कल्ट के पूरी तरह से खिलाफ था जब सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट का अस्तित्व सभी के सामने आया था। वह यॉन ब्यूसो के मास्टर्स में से एक है, तो इसलिए मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है कि वह इस चीज के लिए जरूर राजी हो जाएगा। और यह शख्स होता है ऑर्थोडॉक्स मुरीम एलायंस का थर्ड मास्टर ब्लू हेवन सोसाइटी हेवन के मास्टर नाम गुंग ग्योंग, जो कि एक जगह पर बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। दोनों मास्टर जैसे ही इसे देखते हैं कि वह अभी तक कुछ सोच रहा है तो कहने लगते हैं, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है जो वह इतनी देर तक सोच रहा है। और दूसरी तरफ से नाम गोंग ग्योंग अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। वंस मास्टर के रूप में एलायंस वाले आइडिया को मुझे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन भले ही यान ब्यूसो का हाथ काट दिया गया हो। अलायंस लीडर के जैसे किसी व्यक्ति को देखते हुए यह बात सचमुच बहुत ज्यादा मुश्किल है। वह 9 ग्रेट सेक्ट और 5 ग्रेट क्लैन में से ना होते हुए भी इस पोजीशन तक पहुंच गया है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा सेंट्रिस्ट यानी कि मध्यवर्गीय और राइथोरियस पर्सन है। मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है कि डीमन कल्ट का लीडर के साथ साथ सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के लोग और जितने भी दूसरे अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट है वह जरूर डैनो फेस्टिवल में आएंगे। ये मेडिकल नॉलेज का जो ज्ञान है यह एक सक्सेस है जो कि अर्थ मास्टर की वजह से हमें मिल पाई है, उनके द्वारा छोड़ी गई बुक से, लेकिन अलायंस के समर्थन से
से अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट, इनसे निपटने का यह सचमुच एक बहुत अच्छा मौका है। इतनी देर सोचने के बाद मरीम एलायंस के लीडर से पूछने लगता है, क्या मैं इसके बारे में जान सकता हूँ कि आप इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रहे हो? एलायंस लीडर इस पर कहने लगता है, मैंने ही सबसे पहले डीमन कल्ट के लीडर के साथ अलायंस बनाने के ऊपर जोर दिया था, खतरनाक बुराई को जड़ से निपटाना। लेकिन अब मुझे इसके बारे में लगता है कि मैं पूरी तरह से गलत था। एक बुराई से छुटकारा पाने के लिए दूसरी बुराई के साथ काम करना, मुझे अब इसके लिए एहसास हो रहा है कि यह हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। मैं इस गलती को सुधारने की जरूरत है क्योंकि हम ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का सेंटर हैं। हांगकांग फैमिली का पैट्रियट जैसे इस बात को सुनता है तो अपने कहने लगता है, मैं तो खामखाही इतनी ज्यादा चिंता कर रहा था। मुझे डाउट हुआ क्योंकि एकदम से ही इसने इस तरह से कह दिया था, लेकिन अब मुझे इसके बारे में पता चल गया कि इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। 2 जनरल स्ट्रेटेजिस्ट और दूसरे मास्टर की एब्सेंट में यह मेरे लिए सचमुच एक सुनहरा मौका है। तुरंत ही अपने हाथों को जोड़ लेता है और मरीम एलायंस के लीडर से कहने लगता है, मैं इसके बारे में समझता हूँ। मैं न्याय के प्रति आपके जो थॉट्स हैं सचमुच उनसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ हूँ। मैं आपके रिक्वेस्ट से पूरी तरह से सहमत हूँ, और ख़ासकर इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से ही इस एलायंस से बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्यों जैसे इस बात को सुनता है उसके पूरी तरह से पसीने छूटने लगते हैं। तो टेलीपैथी के थ्रू चियांग वन से कहता है, यह सचमुच बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो चियांग वन इस पर कहने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें इसे रोकने की ज़रूरत है। चियांग वन आगे तुरंत ही चलाते हुए कहने लगता है, अलायंस लीडर, हमें किसी भी रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने से पहले सारे लोगों की सहमति लेने की जरूरत है। क्या हमें सचमुच दूसरे मास्टर्स को इस तरह से पीछे छोड़ना, क्या यह हमारे लिए सही रहेगा? हांगकांग फैमिली का पैट्रियट जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है, यह सबसे जल्दी और सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर अलायंस लीडर खुद जन आदेश का उपयोग करते हैं तो हमें अलायंस लीडर मैंडेट के बारे में बताया जाता है। मरीम अलायंस के अंदर कई सारे सेक्ट और कई सारे क्लैन शामिल हैं, इसलिए हमेशा फैसला मीटिंग के साथ किया जाता है। लेकिन अलायंस लीडर के पास यह टोकन है जिसकी वजह से अलायंस लीडर इन सभी में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है। यह टोकन अलायंस लीडर को अलाउ करता है कि वह 3 बार अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है, और सभी को बिना किसी बहस के इस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। जब मून जैसे इस बात को सुनता है तो वह नामगोंग फैमिली के पैट्रियट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, हमारे पुराने अलायंस लीडर वह भी कभी भी मैंडेट के बारे में सोचते भी नहीं थे। जब तक कि बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन न आ जाए तो फिर आखिर तुम कैसे अलायंस लीडर को इस तरह से मैंडेट का यूज करने के लिए बोल सकते हो? में दिखाया जाता है अलायंस लीडर को जो कि कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मैं थर्ड मास्टर के ओपिनियन से पूरी तरह से सहमत हूँ। अलायंस लीडर मैंडेट के रूप में मैं इस बात को अनाउंस करता हूँ। ऐसे ही दोनों मास्टर इस बात को सुनते हैं, वे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत ही अलायंस लीडर से इसके बारे में कहने लगते हैं, अलायंस लीडर, आखिर आप किस तरह से इस तरह का डिसीजन ले सकते हो? उसी तरफ से नामगोंग फैमिली का पैट्रियट वह अपने उन्हें कह रहा होता है, जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था तभी मैं इसके बारे में सोच रहा था कि वे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। ब्लू हेवन सोसाइटी के मास्टर जरूर इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे। और यह होता है मरीम अलायंस का बेस। इसके बाद मरीम अलायंस बेस, अलायंस लीडर ऑफिस, जहां पर हमें अलायंस लीडर को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था और साथ ही उसके हाथ में वही लेटर था जो कि यान ब्यूसो के हाथों में था। इसके बाद अलायंस लीडर उस लेटर को पढ़ते हुए बताता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं चियोन, डीमन कल्ट का लीडर, पीरियड पैलेस के अंदर के बेटे का जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं सचमुच तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने दूसरों के डाउट से बचने के लिए आपको इसके लिए परेशान कर दिया। मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूँ कि एक बार ये सारी सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है तो मैं आपके बेटे के साथ साथ दोनों मास्टर्स को पूरी तरह से रिहा कर दूंगा। इसके अलावा मैं एम्परर से नेशनल रिलीजन वाली बात को भी पूरी तरह से रद्द करने के लिए कहूँगा, इसलिए प्लीज आपको मेरी बातों के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। यह पूरी तरह से पॉसिबल है कि सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोग वह जरूर डेनो फेस्टिवल में अपेयर होंगे जो कुछ भी अभी हाल फिलहाल इंपीरियल फैमिली में उनके साथ हुआ था। ने इसके बारे में सुना है, आपको भी उसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप, लेकिन इससे आगे हमें नहीं बताया जाता। मरीम अलायंस का लीडर जो कि अपने में सोच रहा होता है, डीमन कल्ट का लीडर, उसने जो कुछ भी किया था उससे सचमुच मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरा इस पर इतनी जल्दी कोई भी एक्ट करने का इरादा नहीं था। इसलिए सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के लोगों को पकड़ने के लिए मैंने अपने ही लोगों को धोखा देने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने उन सभी को अलायंस तोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन मैंने अभी भी इसके ऊपर भरोसा करने का निर्णय नहीं लिया है। यह सिर्फ एक बेट है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें मरीम अलायंस बेस साउथ वेस्टर्न रीजन
ये लोअर पीक की डीप वैली का सीन दिखाया जाता है। बड़े जंगल के अंदर दिखाया जाता है एक केव को। इसके बाद उस केव के अंदर दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि धीरे धीरे करके उस केव के अंदर जा रहा होता है। तभी वह शख्स तुरंत ही आगे जाकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। ऐसे ही वह ऐसा करता है तो दिखाया जाता है एक और शख्स के पैरों को। सामने वाला शख्स वह तुरंत ही उस शख्स के सामने आकर खड़ा हो गया होता है। वह शख्स पूछने लगता है तो आखिर सारा काम कैसा रहा। इस पर बैठा हुआ शख्स कहने लगता है यह एक विक्ट्री थी। शख्स इस पर पूछने लगता है क्या उन्होंने लाइंस को तोड़ने के बारे में सोचा है, जिस पर दूसरा शख्स वह हाँ में जवाब देता है। इसके बाद उस शख्स को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ था तुरंत ही अपने सर के ऊपर से कैप को हटा देता है। तुरंत ही पहले वाले शख्स से कहने लगता है अपने जो यह मास्क मुझे बना कर दिया था यह सचमुच काफी ज्यादा अच्छा है। किसी को भी सचमुच इसके बारे में पता नहीं चला कि मैं ही असली पेंग ये सियोंग हूँ। इस पर पहला वाला शख्स उसे रोकते हुए कहने लगता है तुम इसे इस तरह से खींचना बंद करो क्योंकि यह चेहरा यह बिल्कुल मैंने लाश के ऊपर से काट कर बनाया है। अगर तुम इसे ऐसे ही खींचते रहोगे तो यह फट जाएगा। इस पर दूसरा शख्स वह भी तुरंत ही माफी मांगने लगता है। इसके बाद पहला शख्स फिर से कहने लगता है तो क्या ब्लू हेवन सोसाइटी उसने अपना कुछ कदम आगे बढ़ाया है। इस पर यह शख्स कहने लगता है जैसा कि आपने उम्मीद की थी नाम गोंग योग ने आगे बढ़कर इस चीज में अपना कदम बढ़ाया है। मुझे लगता है कि हम जल्द ही इसके बारे में पता लगा लेंगे कि ब्लू हेवन सोसाइटी आखिर उसका असली मास्टर कौन है। इसे सुनते ही पहला शख्स कहने लगता है तो तुम अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें अपनी बारीक से बारीक नजर सभी के ऊपर बनाकर रखनी है। जिस पर दूसरा शख्स वह भी हाँ में जवाब देता है। इतना कहते ही वह शख्स तुरंत ही वहां से चला जाता है। इसके बाद सिर्फ यहाँ पर यही एक शख्स बचता है और शायद पहले एपिसोड में इसका नाम बताया गया था लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ। सिर्फ मैं इतना बता सकता हूँ कि यह 6 स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के लोगों में से एक है। दिखाया जाता है इस शख्स को सचमुच काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कहने लगता है टीमन कल्ट का लीडर चियोन यॉन उन हो सकता है कि तुमने अब तक मैनेज कर लिया इंटरफेयर करना तुम्हारे प्लान के साथ, लेकिन मैं जरूर तुम्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर दूंगा। और खासकर तुमने जो पाक के साथ किया है उसे मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। और इसके इतना कहते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।